1 2 3 4 1 2 3। ये मेरा दावा है 1 से 1.5 घंटे तक का ये पॉडकास्ट आप पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। वर्ल्ड का सबसे मस्कुलर प्राणी है सांड। कौन सा प्रोटीन शेक पीता है, कौन से काजू बादाम खाता है ना? खाता सूखी घास है। 15 सेकंड एक काम करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 15 सेकंड का एक नुस्खा आज बता के जाएंगे अरुण जी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माँओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया। तब वो कौन सी माँ है? तब वो माँ है। आपके नाम के पीछे आपने स्वर्गीय लिख रखा है। ये तो होता तब है जब आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। तो हमारा फंडा है 18 दिन जेल में और 12 दिन जेल में। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो BSc फेल। तो मेरे को नकल करते हुए कॉलेज में पकड़ लिया गया था। वो पढ़ते लिखते हैं, वो नौकरी करते हैं, और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो नौकर रखते हैं। ये 45 साल से आपने दवाई नहीं खाई। बिल्कुल। और जो सुनील कह रहे थे कभी बीमार नहीं पड़े, हाँ। ये सच बात है। सुबह 3-4 बजे हमारे ईश्वर के साथ संवाद हो गया। ईश्वर ने आपको बता दिया कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका हेडेक चला जाएगा। किसी को बहुत समस्या है, मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो हमारा एक मंत्र होता था कि आप स्किन को वो चीज लगाओ जो चीज आप खा सकते हो। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। जिस दिन आप साबुन से नहाओगे उस दिन आपका पसीना बदबू देगा, और जिस दिन आप हमारे फार्मूले से नहाओगे उस दिन पसीना खुशबू देगा। अरुण जी ये बताइए, हाँ। ये सब ये जो रहस्य आप खोल रहे हैं, हाँ। ये इतने दिनों से बता रहे हैं, हाँ। ये मेडिकल माफिया नाम की भी एक चीज हाँ, होता हाँ, है। बिल्कुल। वो पीछे नहीं पड़ा आपके? मेडिकल स्टोर पे ताला लगवा के रहेंगे आप। बीबी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। मिशन ये है कैसे बने मेरा भारत महान। और जानवरों को कोरोना नहीं हुआ, हाँ। किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, हाँ। कारण वो राज उसकी ताली में था। बाल उग सकते हैं, बाल घने, क्योंकि आपके अच्छे अभी तक। थीम बता दो कि मेरे बाल आ जाएं। बोले आ जाएं, आ सकते हैं। बोले क्या करना है? बोला एक ऊँट को पकड़ना और ऊँट को खूब पानी पिलाना, और वो जब शुशु करे। तो वजन घटाने का कारगर उपाय क्या है? 20-22 साल पहले मेरी एक बार ऐसी एक मीटिंग धीरू भाई अंबानी जी के साथ हुई थी। जी। तो धीरू भाई बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रगड़ेगा कौन? तो ये रावण के 10 सिर काटो और कलयुग के राम बन जाओ। तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। नमाज हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आदमी खाना खा के शासन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। तो ज्ञान हमारा रहा, प्रैक्टिस उन लोगों ने की। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। अच्छा, मूत्र विकार इससे सारे ठीक हो जाएंगे? इससे सारे ठीक हो जाएंगे। आदमी भी कर्ज मुक्त हो सकता है, भाई कुछ खरीदना ही नहीं है। तो ये स्कीम भारत सरकार को, मोदी जी को क्यों नहीं बता रहा? नमस्कार। आज 1 से 1.5 घंटे तक का ये पॉडकास्ट आप पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान ही कुछ ऐसे हैं। दुनिया का 8वां अजूबा, जी हां, वो स्वर्गीय हैं, लेकिन हमारे बीच में आज मौजूद है। ये भी चमत्कार है। हाँ, स्वर्गीय है लेकिन हमारे बीच में मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 45 सालों से वो ना कभी बीमार पड़े हैं, ना उन्होंने कोई दवा खाई है, ना वो टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ना शैम्पू लगाते हैं, ना साबुन लगाते हैं, और ना कोई लोशन। फिर भी उनके चेहरे की चमक और कांति ऐसी है कि ऐसा लगेगा आपको कि कोई ऋषि तप करके सामने बैठा हुआ है। और नाम भी उनके नाम में भी ऋषि ही है। स्वागत है आपका अरुण ऋषि, स्वर्गीय जी। और आज हम उनसे समझेंगे कि एक अनोखे विचारक, जीवन अध्येता अरुण ऋषि जी से हम ये जानेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि जीवन मैनेजमेंट, आधुनिक जीवन की जो चुनौतियां हैं, और 100 साल तक हम भी कैसे उनके जैसे
निरोगी और कंचन काया के साथ जीवित रह सकते हैं। ये जो रहस्य है इसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ 2 शब्द कहेंगे। मैंने तो बहुत लंबा नहीं, आपने अच्छा परिचय दिया, क्योंकि आपने अजूबा भी कहा और मैं तो एक ही लाइन में जितना मैंने अरुण जी के विषय में सुना है, सब कोई परेशान है भाई इस दौर में। मैं तो अरुण जी से इसलिए प्रभावित हुआ, ना कोई पर्चा दवाई का, ना कोई खर्चा। बिल्कुल है ना, और उससे आप स्वस्थ रहो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हर कोई क्या समाधान चल रहा है, बिल्कुल, कि भाई दवाई की जरूरत न पड़े। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि अरुण जी उस चीज को कहते हैं कि दवाई की तो जरूरत है ही नहीं, और अगर खा भी रहे हो तो क्यों जरूरत है खाने की। हाँ, नहीं दवाई तो छोड़िए, वो तो सौंदर्य प्रसाधन खत्म करवा देंगे, वो कह रहे बिना लोशन के नहीं, ये तो कंचन खैर काया। नहीं, तो वो तो उन्होंने खैर आगे मजा आएगा दर्शकों को भी। जी जी जी। कि चाहे वो शैम्पू हो, चाहे बहुत सी चीजें हैं जी, लेकिन जो इनकी तकनीक है जी, वो हम जरूर चाह रहे हैं कि आज दर्शकों को उससे लाभ मिले। एक और मैं टीजर दे दूं कि 15 सेकंड एक काम करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 15 सेकंड का एक नुस्खा आज बता के जाएंगे अरुण जी। वो 15 सेकंड वाला नुस्खा लेंगे। शुरुआत करते हैं अरुण जी। पहला सवाल आपसे, स्वर्गीय आप हैं, लेकिन आपके नाम के पीछे आपने स्वर्गीय लिख रखा है। ये तो होता तब है जब आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। लगाओ तो हाँ, आप तो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतने माशाल्लाह एकदम तंदुरुस्त है, और आप स्वर्गीय है, ऐसे कैसे? सर, स्वर्गीय का कंसेप्ट ये है सीधा सीधा कि जो भारत में रहता है वो भारतीय जी, और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय। तो एक दोहा है इस पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ, ना माने तो करके देख, हाँ, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है। तो आपसे आपने जब ये जोड़ा नाम के आगे जी, तो लोग कहते हैं भैया क्या कर दिया आपने, मतलब हाँ, जीते जी बिल्कुल, अपने आप को लिख रहे हो आप बिल्कुल, स्वर्गीय। सही बात है ना, लोग कहते हैं भैया ऐसा मत कर, मालाई चढ़ा दी। उसके लिए मजाक में हम लोग कहते हैं कि साहब क्या हुआ था कि जितनी इनकम टैक्स की फाइलें चल रही थी, पेपर में न्यूज छपी कि अरुण ऋषि जी स्वर्गीय हो गए। अच्छा, तो फाइलें सब निपट गई। वाह वाह। तो आपने नुस्खा उसका मजाक की बातें होता। तो बेसिकली तो मैं एक उद्योगपति हूँ जी। एक 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। जी जी जी। वो एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक गाना सुने होंगे पुराने जमाने का कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया आयुष्मान भव के नाम से। जी। और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 26 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूँ। तो हमारा फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। वाह वाह वाह। बीवी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। मिशन ये है कैसे बने मेरा भारत महान। अच्छा। तो भारत के लोग महान कब बनेंगे जब यहाँ के देश के लोग, जापान कहते हैं जापान बहुत महान है, लेकिन जापान महान नहीं है, जापान के लोग महान है ना। तो वहाँ के जब देश के लोग महान बनेंगे तो उसको शुरुआत अपन अपने आप से करें। तो इसके पीछे एक स्टोरी थी। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को एक खुला पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम हम लोगों ने लिखा था जी। वो कि आज आप भारत के किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, बड़े मेट्रो में नहीं, मैं उस पे आऊंगा अरुण जी, वो पूरा किस्सा मुझे सुनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा है बड़ा दिलचस्प है दर्शकों, और यकीन मानिए आप उसको सुन के। लेकिन आपकी मैं जर्नी जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा आप उद्योगपति हैं, तो क्या करते थे आप, कैसे आपको ये मतलब एक तरह से आपको मिला? जैसे मैं थोड़ा दर्शकों को बताऊं, जितना मैं जानता हूं कि आप फैक्ट्री के मालिक थे। और आपने सब कुछ ताला लगा के आप नहीं, ताला नहीं लगाया, फैक्ट्री चल रही है, आज भी चल रही है। अच्छा। लेकिन मैंने क्या था कि मैं, अगर मेरी जर्नी आप थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बता दें तो फिर हम आते हैं। मेरी जर्नी में एक्चुअली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी फेल है। अच्छा, है ना। तो कई लोग पूछते हैं कि साहब हुआ क्या था कि मेरे को नकल करते हुए कॉलेज में पकड़ लिया गया था। और जब पकड़ लिया गया था तो उज्जैन में पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान था नहीं। तो एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि यार जो आदमी जिंदगी में बीएससी नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इट इज़ बेटर टू गो एंड कमिट सुसाइड। तो हमारे यहाँ पे एक इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, तो मैंने कहा ट्रैक पे जाके सो जाएंगे।
अच्छा देखो, इंग्लिश में कहावत है कि मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। हमारी इच्छा कुछ होती है, ईश्वर की, प्रभु की इच्छा कुछ होती है। उस दिन गाड़ी 6 घंटे लेट हो गई। अब भूख लगने लगी, मैं गया खाना वाना खा के आएंगे तब मरेंगे। तो देखो, पड़ोस में एक फैक्ट्री थी, गॉड एकदम कैसे चलता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक सीमेंट पाइप की एक फैक्ट्री थी, तो हम उस फैक्ट्री में चले गए। तो उनके जो मालिक थे के जिंदल साहब करके जी, तो उनको हम लोगों ने कहा कि साहब मैं एक टेलीफोन करना चाहता हूँ, मैं फ़ोन ही करना, गाड़ी कितनी लेट है पता कर लें। तो बोले आपका नाम क्या है? उनका साहब अरुण ऋषि। अरे बोले एक मिस्टर ऋषि BHU में पढ़ा करते थे, वो कौन है? साहब मेरे फादर हैं। बोले साहब मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी BHU के पास आउट हैं, और वो शायद दोनों क्लासमेट रहे हुए हैं। जी जी। तो वो कभी कभी बात निकलती थी ऋषि के नाम से, तो वो खोज रहे हैं। आप यहाँ फ़ोन करने क्या, आप क्यों आ गए? अच्छा भरे हुए थे। तो उन्होंने जब अच्छी बातें करी तो रोने लग गए कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है और ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं पाए और अब सोच रहे हैं। तो बोले देखो बेटा, एक चीज़ समझ लो कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो नौकर रखते हैं। तो अब आप एक काम करो, आपका एक चीज़ से पीछा छूट गया, अब आप हमारे साथ काम करो, आप हमारे बेटे जैसे हो, हमारे परिवार के हो, लेकिन अभी हम आपको 100 रुपया महीना देंगे। अच्छा। 3 रुपये रोज, 3.5 रुपये रोज आपके आने जाने का खर्चा मान के चलो, स्टाइपेंड के लो, कुछ भी के लो। तो और हमारे फादर से भी जाके मिले और फिर वो तो हो गया। हाँ, काम शुरू हो गया। आप उस समय जब देखा कि यार 3 रुपये रोज मिल रहा है, तो 3 रुपये में जिंदगी कैसे जी जाए? हमारे फादर मदर को कह दिया हमने कि साहब हम आपके पैसे पे अय्याशी नहीं कर सकते, कारण हम आपकी आकांक्षाओं पे जो खरे नहीं उतरे। तो अब हमको 3 रुपये रोज में, 3 रुपये में, तो फिर सोचना चालू किया कि आवश्यकताएं कैसे कम की जाए। जी जी। तो उसमें ये देखा कि साहब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। अच्छा। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, ये एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, फिर चॉकलेट, फिर पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं, क्या आप इनकी ज़रूरत है क्या? टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या दांत साफ नहीं हो सकते? चाय कॉफ़ी नहीं पिए तो क्या तरोताज़ा नहीं रह सकते? क्या शेविंग क्रीम नहीं लगाए तो दाढ़ी नहीं बना सकते? तो वो जब सारा चला तो वो सोचते थे। अच्छा, खाना भी मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूँ, हाँ, है ये ना? मैं पूछना बड़ा दिलचस्प है ये। तो खाने की भी इतनी क्या ज़रूरत है? अब 3 रुपये हैं, 3 रुपये में अब एक पूरा दिन निकालना है ना? तो वहां से प्रेरणा मिली। वहाँ से प्रेरणा मिली। तो सब बहुत सोचते थे इसके ऊपर कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम होता है ये ईश्वर के साथ साक्षात्कार है। तो आप ट्रांस के लो उसको, या सेल्फ हिप्नोटिज्म के लो, कुछ भी के लो। सुबह 3-4 बजे हमारे ईश्वर के साथ संवाद हो गया, और उन्होंने जो क्लास आज हम लोग लेते हैं कि इसके बगैर कैसे जीना, जैसे टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें, तो दांत साफ करना हम आपका इतना बढ़िया सिखा देंगे कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले, बगैर चाय कॉफ़ी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना हम आपको इतनी बढ़िया बता देंगे कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने 4 महीने चलता है। क्या बात है। और चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, और बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। क्या बात है। तो उसकी पूरी क्लास उन्होंने, और वो चीज़ हमने फॉलो करना चालू करी। ईश्वर ने आपको बता दिया। अब बताने के बाद क्या हुआ कि साहब वो चीज़ें हमने फॉलो करना चालू करी। तो जब करना चालू की तो हमारी तरक्की होना चालू हुई। 73 से लेके 90 तक मैंने उस कंपनी में जॉब किया। अच्छा, 90 में आके फिर हमारे कंपनी से कुछ वो हो गए, मतलब पटी नहीं, जो भी हुआ, हम लोगों ने कंपनी छोड़ दी। पूंजी थी 50,000 रुपए की हमारे पास, तो एक ट्रेडिंग फर्म हम लोगों ने चालू करी 90 में। भगवान की दया से 5 साल में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, है ना? पब्लिक इशू भी आ गया, सब कुछ हो गया। जी जी। 90 बढ़िया चल रहा था सब कुछ। 96-97 में इंट्यूजन हुआ कि बेटा जब तुम मुफलिस थे, क्या कमाते थे? 100 रुपया महीना, तो मैंने तुमसे एक
पूछा था कि तुम्हारे को बढ़िया जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उस समय आपने कहा था कि प्रभु 15-20 लाख रुपया दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना। बोले बेटा उससे ज्यादा मैं तुमको दे चुका हूँ, है ना। और अगर तुम अभी, और जो नॉलेज मैंने तुमको दिया गया था दैट वाज नॉट ओनली फॉर यू, मतलब वो आपके लिए नहीं था, वो पूरे विश्व के लिए था, पूरे मानवता के लिए था। तुम बांटो उसको। अगर नहीं बांटोगे तो ये तुम्हारे को जितना लिया उसको लेना भी मैं जानता हूँ। अब साहब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब व्यवसाय अब नहीं करेंगे। पार्टनर्स को कह दिया कि भैया अब हमारा जो टारगेट था पूरा हो गया है, अब आप लोग संभालो। अच्छा, मैं मार्केटिंग में था, तो मार्केटिंग में क्या होता था कि मेरी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, तो चाहते भी नहीं थे कि आदमी छोड़ के जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारी बीबी को भड़का दिया कि साहब ये बेटा भगेगा अब, ये इसको वैराग्य हो गया है। अच्छा, बीबी भी घबरा गई कि यार इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है और ये हो रहा है, कैसे क्या क्या सोचने लग गया कि मेरे को व्यवसाय नहीं करना, अब ये करना है। अच्छा, बीबी भी बेडरूम में ताला लगा के सोती कि रात को भाग नहीं जाए। अच्छा, अफेक्शन तो ठीक है, आदमी सोचता था ये 4-4, 5-5 आदमी घर में खाने वाले हैं, 2 बच्चे हैं, फादर मदर हैं, और ये गुलाम अगर भाग गया तो घर खर्चा कैसे चलेगा। तो मैंने भी बीबी को फिर एक दिन बैठ के समझाया कि देखो तुम्हारे को घर खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा 10-15 हज़ार रुपया महीने का मिल जाए तो बहुत है। ऐसे 25 साल पहले, 26 साल बहुत होता था, है ना। तो और बस इसको मैं कहता 15 नहीं, तेरे को 20,000 रुपये महीना मिल सकता है, ऐसा इंतज़ाम अपने पास है। मैं सारे पैसे तेरे नाम ट्रांसफ़र करा देता हूँ, शेयर्स जो है मेरे, डिविडेंड्स आते हैं, जो कुछ भी आता है सब तेरे नाम हम कर देते हैं। और बैंक में जाके सब कुछ करा दिया और ये कर दिया कि 20 से 25 हज़ार रुपया महीना तेरे को मिलता रहेगा आजीवन। अब पैसा तेरे पास, बंगला तेरे पास, गाड़ी तेरे पास, तो जिस दिन कहेगी इस घर से बाहर निकल जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब बोले मैं क्यों बोलने लगी, मैं क्यों जाने लगा। जो आदमी माँ बाप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो आदमी अपने, मेरे बच्चे छोटे छोटे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हाउ आई कैन सेटिस्फाई अदर्स, है ना। तो मेरे को मेरी ड्यूटीज पूरी मालूम है। बिल्कुल। तो अच्छा, पहले क्या था, जब मैं मार्केटिंग में था तो सिर्फ 2 दिन घर पे रहता था, सैटरडे संडे। अच्छा। 6 दिन 5 दिन मेरी बाहर ही चलता था। अब बोले मैं 3 दिन तेरे पास रहूंगा, है ना। तो हमारा फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीबी की सेवा में और 18 दिन लोगों की सेवा में। तो अब तेरा फायदा हो गया कि 3 दिन तेरे पास रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा, और 18 दिन लोगों की करूंगा। पैसे की तेरे पास कोई कमी नहीं है, तो वो भी सेटिस्फाई होगी। अरे बोले तो बहुत बढ़िया काम है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर घर से भी कॉपरेशन मिला। और उसके बाद ये आप समझ लीजिए कि 97 से ये जर्नी चल रही है जी। 97 से अभी कितने हो गए, 97 टू 26 साल, 26-27 साल हो गए। 26 साल में 27 साल में 27 लाख किलोमीटर की यात्रा, पूरा कई देश विदेश की यात्रा हो गई, 2700 से ज़्यादा सेमिनार्स हो गए। और ये करते हुए सतत निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो आयुष्मान भव का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जीवन शरद शतम, हमारा आयुष्मान भव आशीर्वाद देते थे कि आप 100 वर्ष तक जियो। लेकिन उसके साथ एक और कंसेप्ट था कि दिव्यन शरद शतम, पश्यन शरद शतम, आपकी आंखें 100 साल देखती रहें, कान 100 साल सुनते रहें। ईश्वर ने हर आदमी को 42 नौकर दिए हैं, 32 दांत, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, नासिका और जीवा। और ये 120 साल के लिए डिजाइंड है, और आपने 40-50 साल में खराब कर दी। तो क्या क्रियाएं करें जिससे हमारी आंखें 100 साल देखती। मेरी 72 साल 73 साल की उम्र हो गई है, आंख पे चश्मा नहीं है, बिल्कुल हर चीज ऑपरेशनल है। तो मैंने क्या किया, वही दांत एकदम हाँ, चमक रहे हैं हर आपके। चीज आपको, एवरीथिंग आपको ये मिलेगी कि आप जितने दिन जिंदा रहोगे आपके बुढ़ापा कभी आएगा नहीं। जी। नहीं, बड़ी बड़ी कमाल की बात है। हाँ, मतलब एक होता है कि सिर्फ हम कहें और एक साक्षात प्रमाण। नहीं, बहुत सारी चीजें जो बड़ा कमाल की बात इसलिए भी जुड़ती है कि आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जो कष्ट है इंसान को, वो बीमारी का है, चाहे वो आंखों का। आप देखो ना कितने छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, सब चीजें, वो तो विषय है। लेकिन चूंकि अरुण जी को लेके मेरा सवाल है, जिसको दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक रहस्य है। वो रहस्य ये है अरुण जी, बिल्कुल सही बताना आप, कि ये 45 साल से आपने दवाई नहीं खाई, बिल्कुल, और जो सुनील कह रहे थे कि कभी बीमार नहीं पड़े,
ये सच बात है। सच बात ये है। आपने जिंदगी में अपने कभी खाई नहीं? नहीं 45 साल पहले तो खाते थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन 45 साल एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को जो और एक लेटर लिखा इस था दौरान कभी मतलब इसे कहते हैं ना, हाँ, अब कभी नहीं, आजकल कभी। तो मतलब सर्दी जुकाम तो नॉर्मल चीज हो गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। ऐसे कैसे हुआ कि आपने दवाई भी नहीं खाई और मतलब आप क्या आज बता ही दीजिए जो दर्शक रहस्य देख आप- रहा है कि भैया ये मतलब मेडिकल स्टोर पे ताला लगवा के रहेंगे आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्या है हाँ, कि ये जो 10 चीजें हैं जी। ये अप्राकृतिक साधन है अच्छा। ना, केमिकल से ही है। और 10 चीजें। टूथब्रश ये रावण के एक हाँ हाँ, ये किताब है। ये एक दर्शकों मेरे को को हम- दीजिए, जी मैं जी, बताता हूँ। ये दर्शकों को हम इस पे हम लोग एक किताब लिखे, जी। कैसे बने मेरा भारत महान। जी और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, पान गुटखा, सिगरेट, दारू और दवाएं। ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में है। जी। तो ये रावण के 10 सिर काटो जी। और कलयुग के राम बन जाओ, अच्छा। है ना। तो एक दोहा है कि जन जन रावण बढ़ रहे, घर घर लंका धाम, इतने रावण कैसे मरे, कहाँ है इतने राम। तो एक राम से काम नहीं चलेगा, हमको घर घर में राम पैदा करना पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जो 10 प्रोडक्ट हैं ये अप्राकृतिक साधन है। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो। और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो तो ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो मैंने जब ईश्वर की प्रकृति का नाश नहीं किया 45 सालों में, तो ईश्वर ने मेरी प्रकृति को नहीं छेड़ा। तो मेन चीज है कि इनके बगैर कैसे जीना, उसके लिए 2.5 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, आप तो टीवी चैनल वाले हैं जी। कोई चैनल वाला, कोई मीडिया हाउस, कोई मेरे को प्रमोट नहीं करता। कहता ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे। खाने 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है। तो मेरे को फिर 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है, रोज नई नई जगह, नए नए लोग। अच्छा, अब इसी पे हम लोग एक्चुअली बॉम्बे में मेरा एक प्रोग्राम था जी उसकी टिकट थी 1000 रुपया, अच्छा। षणमुखानंद हॉल, और उसकी बुकिंग हुई थी 17.5 लाख रुपए की। अच्छा। अच्छा, हमारा जो ट्रस्ट है एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए। वर्ल्ड में कहीं प्रोग्राम कराओ, फीस रुपए में 25 साल पहले भी फीस यही थी और आज भी फीस 11,000। मेरे लिए महंगाई है ही नहीं। तो ये बाकी जो पैसा है फिर वो जो हाँ जो इवेंट मैनेजर्स हैं वो या कोई फंड रेजिंग में लगाते हैं, वो कहीं पे भी लगाएं अच्छे काम में। हमें 11,151 रुपये चाहिए प्लस 15 रुपये किलोमीटर से उज्जैन से आने जाने का खर्चा। क्या बात है। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम में 25,000 30,000 रुपया खर्च हो गए। हाँ। और 1,000 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया। तो 30 रुपया पर हेड। उसने 1,000 रुपया चार्ज कर लिया। अच्छा, इसमें कपल एंट्री होती है, पति पत्नी दोनों साथ, पत्नी की टिकट नहीं लगती। अच्छा। कारण इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, बिल्कुल। और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं है ना। पत्नी के समझ में आ जाए तो पति की ताली रोज बज जाए, बिल्कुल। और पत्नी के समझ में नहीं आए तो बजती ताली बंद करवा दे, बिल्कुल। और उसको घर चलाना है। तो ये रावण के 10 सिर कैसे काटना है तो उसको सिखा देते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक हाँ, आपने लगाई कि पत्नी को जरूर लाओ पत्नी को लेके आना है। हाँ। अच्छा, कभी कभी बड़ी मजाक की बात आती है। एक आदमी ने टेलीफोन किया, बोले भाई साहब बीवी मेरी चलेगी या दूसरे की ले आऊं वो भी चलेगी। मैंने कहा वो तो चल जाएगी, लेकिन तेरी बीवी को कोई तीसरा नहीं लेके आए, इतना ध्यान रखना। तो उस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा सूरज बड़ियात्या का, जी, राजेश्वरी प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में। प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोला ऋषि साहब आपके पास तो अनमोल खजाना है, और कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ। और मेरे यहाँ 400 450 लोग हैं, और बम्बई में 20-21 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है ना, और 50 रुपया पर हेड हो रहा है। मैं उनके तनख्वाह से काट के आपको दे दूंगा। तो हम लोग जब प्रोग्राम करने गए तो वहाँ मेरे को मालूम नहीं था, वहाँ एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। क्या बात। तो उस समय उन्होंने मेरे को कैसेट बना के दी, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, कि बोले कि कैसेट एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ हमको अच्छी लगेगी हम 50-100 को और सुना देंगे। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो कैसेट बना दी, एक काम और करते हैं। बोले बताएं। बोले हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी जी। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा
जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया। मतलब वो कौन सी माँ है? तब वो माँ है सिनेमा। इस सिनेमा ने चारों माओं की वाट लगा दी। अगर आप वाकई में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दो। अच्छा, तो अगर ये सिनेमा बन जाएगा तो ये मेरे को 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में जाना बंद हो जाएगा। लोग अपने आप पिक्चर हॉल में जाके देखेंगे और उसके अंदर वो अपना पिक्चर देख लेंगे और वहीं सीख लेंगे। हाँ, सही बात। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऋषिजा पुस्तक लिखो। अरुण जी, हाँ। क्योंकि देखिए आप ये भी इस बात को मानेंगे कि 45 साल तक, और यही हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है किसी को कोई बुखार भी ना आए? मेरी जैसी जिंदगी जिएगा तो हो सकता है। तो क्या किया आपने, ये बता दीजिए। मैंने एक तो रावण के 10 सिर काटे। हाँ, वो तो आपने बताया। फिर तो खाना अच्छा, तो चौ- एक- मैं एक बेसिक चीज, चलिए आप तो मतलब आपकी चूंकि 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। उसके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज होती है, हाँ क्या ऐसा कवच बन जाता है? मैं तो आपको कवचधारी, हाँ, मैं आपको बिल्कुल, कवचधारी बिल्कुल। कह रहा हूँ, अगर आपको बीमारी भी नहीं आ रही है, हाँ। और जिस उम्र में आप हैं, बिल्कुल, तो यहाँ बिल्कुल। तो उच्च रक्तचाप से लेके ताप हाँ, से लेके सब आ जाता है, जमाने भर की। जमाने भर की चीज आती है। बिल्कुल ऐसा आती है। क्या मतलब बेसिक चीज? नहीं, बेसिक तो ताली है। ताली, ताली। ये ताली है कनेक्शन। हाँ, देखिए एक दवा इस निराली, ताली का जो है 15 ताल है। सेकंड की ताली। एक दवा निराली 15 सेकंड की ये ताली, तो ताली, बता ही हाँ, दीजिए, अब बिल्कुल। फिर आगे बढ़ाते हैं उस पे। हाँ, तो ये क्या है? ताली का कनेक्शन बीमारी से क्या है? नहीं, ताली का कनेक्शन ये है कि ताली इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। ठीक है, एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो। हाँ, ठीक है। और कबीर दास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और अगर सुख में सिमरन करोगे तो दुख काहे को होए। वाह वाह वाह, तो दुख में ताली बजा लो, सुख में ताली बजा लो, तो दुख होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ताली हमारे यहाँ पे रामचरितमानस जब लिखी गई थी जी तो तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया। जी 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 तो जी प्रारंभ में 2 लाइनें लिखी उन्होंने, जिसको शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, या पढ़ा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया, जी। कि राम कथा सुंदर करतारी। हाँ कि राम कथा उस सुंदर करतारी के समान है, हाँ संशय विहंग उड़ावनहारी। हाँ संशय विहंग बीमारियों को बोला जाता है। तो वो 500 साल पहले लिख गया था कि अगर ताली बजाओगे तो सारे संशय बीमारियां भाग जाएगी। क्या बात। हाँ। तो ताली में क्या होता है कि इसमें 2 काम करने हैं आपको। एक तो 15 सेकंड ताली बजानी है, जी। कैसे बजानी है हम आपको बताएंगे। जी दूसरा, नहाते समय पैर के तलवे को पत्थर से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ करना है। अच्छा, जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। और किसी और चेहरा ही तो चमकना हाँ, है। वही तो चमकेगा, वो तब चमकेगा जब पैर का तलवा और चमकेगा। आदमी चेहरा चमका रहा है। उल्टा काम हो रहा है, और तलवे पे ध्यान नहीं दे रहा है, है तो ना। चेहरे पे जैसे कहते हैं ना, कांति कैसे आएगी? हाँ, वो कांति आएगी पैर के तलवे को चमकाने से। अच्छा, तो नहाते वक्त तलवा अच्छे से साफ करें। साफ करें। अच्छा, वो ना हो, आज से 20-22 साल पहले मेरी एक बार ऐसी एक मीटिंग धीरू भाई अंबानी जी के साथ हुई थी। जी जी मिले तो- आप उनसे? हाँ हाँ, अच्छे से। हमारे क्या होता है, हम किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं तो सबसे पहले चेयरमैन डायरेक्टर से मिलते हैं अच्छा, कि भैया आप कंसेप्ट को समझ लो, और अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर हम आपकी कंपनी के लिए काम करें, बिल्कुल। और नहीं समझ में आए तो यही बंद करें। तो इंडिया के सारे जितने कारपोरेट के, रतन टाटा से लेके धीरू भाई अंबानी से लेके आपके ब्रिजभूषण मुंजाल जी हो गए, फिर ओपी जिंदल हो गए, सबके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है। क्या बात। और इंडिया के जितने सीएमडी हैं सब मेरी क्लास में, पीएसयू के, एनटीपीसी, ओएनजीसी है, सबके सीएमडी मेरे एक बार क्लास में बैठ चुके जी, हैं। इसमें एड ऑन ये भी कर दूं मैं कि कई विधानसभाओं में हाँ, जो है मैं अरुण भारत जी का पहला अपना आदमी कार्यक्रम हूँ। दे चुके हैं, कई नेताओं से दे चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई समझ ही नहीं रहा है इनकी बात। नहीं नहीं नहीं, सब समझेंगे समझेंगे अपन अपने को। हाँ। जी तो मेन चीज ये है कि उसको करते हुए जी तो उसको गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, स्क्रबर जो आता था ना, इसको झामा बोलते हैं। तो धीरू भाई बोले, ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन, हाँ कारण वजन बढ़ गया, हाँ लोगों को शावर बात लेने की आदत हो गई। बिल्कुल। तो यार चीज तो अच्छी है लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, हाँ तो इससे कोई बेटर चीज हो तो बताओ। तो सेकंड ऑप्शन है हाँ हाँ जी जी, आराम से ले लीजिए आप। ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। अच्छा, तो ये ये- आपने बनाई है? ये हमने नहीं बनाई है, तो मार्केट में बनती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छी क्वालिटी का, जब धीरू भाई से मुलाकात हुई थी तो बोले रिलायंस का दाना लो आप।
अच्छा और रिलायंस का दाना लेके फिर ये हमको प्लेटें बनवा के दो। अच्छा अच्छा तो ये 4 प्लेटें एक हेल्दी फैमिली के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। अच्छा 2 प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ, एक मॉर्निंग में आप जैसे ही उतरो इस प्लेट पर उतरो। अच्छा एक प्लेट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप शेव बनाइएगा बगैर शेविंग क्रीम के। उससे बढ़िया शेव आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाए होंगे, है ना। और आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 6 तो महीने। इसका साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? मैं बता, एक्यूप्रेशर है जी, मैं बताता हूँ। और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। अच्छा तो अब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के या इस प्लेट पर खड़े रह के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, बिल्कुल कई तरह के हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। बीमार पड़ रहे हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता ये मेरा सवाल था आपसे। हाँ, और जानवरों को कोरोना नहीं हुआ। हाँ। किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ। कारण वो राज उसकी ताली में था। तो जानवर जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। क्या बात तो पूरे बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में है। अच्छा वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। अच्छा हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ, बिल्कुल और मंदिर में जाके ताली बजा लो। हाँ तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे हैं बिल्कुल तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। अच्छा तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय इस पे खड़े हो जाए, आपके दिन में 700-800 बार 500 बार, और कर्म ही पूजा है, कर्म स्थल पे ताली बजा ले। तो ये क्या करेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल करेगा। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है कि एनीवन कैन डू वन एक्सपेरिमेंट। आज आप आपके खून की जांच करा लें, हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती हैं, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। ये जो शील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो वो शील्ड है हमारी। इसका काउंट ले लो और आज से ताली बजाना चालू करो, पैर के तलवे इस पे खड़े रह के ताली, और महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लो। हर चीज आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी हुई मिलेगी। और ये अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती, कवच आ जाएगा। कवच आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था वो। और निःशुल्क कवच है, तो कोई पैसा नहीं लग रहा। निःशुल्क शब्द आ गया। हाँ। तो जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि वो जानना चाहेंगे ये जो होता है हाँ। ये कहाँ मिलता है, प्लस इसके अलावा महंगा आता है क्या ये? नहीं, बहुत सस्ता है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करा कि हर आदमी तो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने इसकी किट बना दी। इसमें 2.5 घंटे की क्लास, कैसेट नहीं, लिंक आती है। अच्छा, अब कैसेट तो खत्म हो गई, सीडी भी खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं ऑडियो वीडियो लिंक दे देते हैं पूरे डिस्कोर्स की। अच्छा है ना, 4 प्लेटें, अच्छा, एक किताब कैसे बने मेरा भारत महान, ये पूरी किट हम लोगों को 1899 में आपके ऑनलाइन मिल जाती है। अच्छा 1899 1899, अच्छा, तो वो मिल जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इस पे डिस्काउंट स्कीम भी चलती हैं कि कोई लोग पॉडकास्ट देख के देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बल्क डिस्काउंट दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है वो, बस एक बार खरीद लो, उसके ये 10 साल खराब नहीं होगी। किताब आपके पास आ गई, सारा जो गूढ़ ज्ञान है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो 2000 रुपये आपके यूँ खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें आपके सब बचना ही बचना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो। तो ऋषि जी ताली कैसे बजाइए ये बता दीजिए सर। और उसके साथ में सर ये ताली कैसे चमत्कार करती है? सर वो सिखाने के 11,151 रुपये आपको देना है। नहीं मैं सब कुछ है, लेकिन हमारे जो लाखों के दर्शक हैं बस उनको आप दीजिए सर। तो 1-1 रुपया भी आपको डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं उसको मजाक की बात है। नहीं, आप तो आज प्रयास बिल्कुल, करें। हाँ। तो ताली में क्या है कि जब भी आप ताली बजाएं जी, आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो, आपके पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, आसन हो, या ये एक्यूप्रेशर प्लेट हो जी, तो इस प्लेट पर खड़े रह के ताली बजाओगे तो इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। कारण पैर का एक्यूप्रेशर इससे हो जाएगा और हाथ का ताली से हो जाएगा। जी जी जी। किसी भी धर्म की प्रार्थना कुचालक पर ही होती है। जी, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो लकड़ी के पट्टी पे करेंगे। हमारे यहाँ भी सारी क्रियाएं आसनों पे ही होती थी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम क्या हो रहा है, ग्रेनाइट पे खड़े रहते हैं और खूब ताली हो जाते हैं और ताली शॉर्ट सर्किट होके खाली हो जाती है।
तो जब भी ताली बजाएं आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो। समय सर वो बता दें क्योंकि दर्शक मतलब सुबह 10 बजे के पहले, अच्छा, है ना। फिर अच्छा, पहले क्या होता था, हम लोग मंदिर में ताली बजाते थे। बिल्कुल। अब कर्म ही पूजा है, तो हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो इसीलिए हम लोगों ने फैक्ट्रियों में, वर्क प्लेस पे, और नहीं तो अपने घर में भी अपन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाथों में तेल होना चाहिए, कारण इसमें फैट रिलीज होता है। तो जैसे हम ठंड में वैसे लगाते हैं, गर्मी में नारियल का तेल आप लगा लो, ठंड में गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल, देसी गाय का घी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो लेके ऑयल कर ले। या सिर में जो तेल लगाते हो वो लगा लो। ठीक है। फिर ये जो उंगली है, ये बीच में गड्ढा है जी, इस पे आंखें बंद करके 4 बार हिट करना है। ये देखिए दोनों हाथ चल रहा है, 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4 शुरू हो जाए। अच्छा, जहां थक जाएं, अच्छा, ये जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा, ठीक। इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। मेरी 73 साल की उम्र हो गई ये करने से क्यों करना है कि ये जो उंगली है इसमें हीलिंग पावर है। अच्छा, ये मध्यमा है जी, तो हमारा एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दर्शनम। तो कराग्र आएगा तो इसी पे आएगा, इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमको नहीं मालूम, किसको मालूम है? बाम बनाने वालों को मालूम है, अच्छा, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप बाम लेते हो, ये लगाते हो। अब इस उंगली के दर्द विनाशक क्षमता के कारण, हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। अच्छा, आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका हेडेक हो, इस उंगली से बाम लेना, लगा के देखना, नहीं जाएगा। अंगूठा सब लगा लेना। सिर दर्द के लिए मध्यमा उंगली, जैसे इसका माइग्रेन भी इसी से है? इससे ही ताली बजाओगे तो माइग्रेन होगा ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन ये इस उंगली से लगाने से सिर दर्द जाता था। सिर्फ ऐसे ही करना खाली, बस ये करने से आप, हाँ, फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, अंगूठी वाली नहीं, ये अंगूठी वाली रिंग है, हाँ, मध्यमा, जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है। ठीक। इस पे लिखा है ना, कराग्र पे लक्ष्मी बैठी है। कराग्रे वसति। तो अच्छा, वो भी हंसते रहते अमेरिका में बैठ के, विक्स वाले, कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे दिखा रहा हूँ स्पर्श चिकित्सा है, कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका हेडेक चला जाएगा। कितनी देर तक करना है सर? बस 9 बार। अच्छा, 9 बार 1 2 3 बताता हूँ। वो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो, और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्तिया हिलप हो जाएगा। देखिए किसी जानवर, पट्टी तो माननी पड़ती है ना? नहीं, वो ब्लीडिंग हो रहा तो बांध दो, लेकिन लार लगा के बांध दो ना। मतलब दवाई की जगह, ऑइंटमेंट की ऑइंटमेंट की जगह, हाँ बिल्कुल, जिनके छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हैं और चोट लग गई, हाँ, तुरंत बिल्कुल। तो उस समय, अच्छा देखो, किसी भी आदमी को चोट लगती है, तुरंत में झाग आता है, आता ही आता है, नेचुरल है वो, लेकिन हमको उसका रेमेडी नहीं मालूम है। तो इस उंगली के स्पर्श के कारण घाव भरता है, क्रेडिट बर्नौल वाला ले आता है। तो मैंने इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। अच्छा, हाँ, जब भी यूज करोगे रॉयल्टी मेरे को देना वाह, पड़ेगा। आपके दर्शकों के लिए माफी है। तो इस उंगली से जब आप ये करोगे, तो आंखों का हीलिंग होगा। इसको लेसिक सर्जरी लाखों रुपए लगते हैं, बिल्कुल, आप ये फ्री में हो जाएगी। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ताली बजाओ तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, बिल्कुल सही बात है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। बिल्कुल। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए। किसी को बहुत समस्या है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो हमारा एक मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। बिल्कुल, मेरी अकाल मृत्यु ना हो और मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। बिल्कुल। अब इसमें एक छोटा सा गिमिक है कि जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। कितनी बार? 9 बार, हाँ।
अब 9 बार क्यों सोचना है कि नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। अच्छा। तो आप कोई नौकरी करता है हाँ। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। हाँ। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जीएम, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, 9 लोग होते हैं। हाँ। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल 9 लोग होते हैं। अच्छा। राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर, ये 9 लोग होते हैं। हाँ। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। माला 108 होती है। हाँ, वो 9 का एक मल्टीपल है। शरीर पंच तत्व का है। द्वार कितने हैं? 9 द्वारा बोला गया है इसको। क्या बात। तो 9 इज ए कंप्लीट फिगर। जो चीज आप बॉडी को 9 बार बोल दोगे, बॉडी के 6 ट्रिलियन सेल है आपकी बॉडी में, वो आपकी आज्ञा मान के उसके एंटीटॉक्सिन खुद डेवलप करेंगे। क्या बात हाँ। है। ये तो ये रहस्य बता है दिया आपने। एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली। ताली, तो ये 15 सेकंड ताली आप बताना। हाँ। एक और अरुण जी, आपका मैंने देखा है कि आप बताते कि ये जो उंगलियां हैं, हाँ। इस उंगलियों में पावर है। एक का तो आपने बता दिया, कराग्रे। मतलब 4 का आप मुझे और बता दीजिए। 5 उंगलियां हैं, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। जी सर। ये फर्स्ट उंगली, इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी है ना? हाँ। इंडेक्स फिंगर। हाँ। ये डिस्ट्रक्टर है। अच्छा। सारे लड़ाई झगड़े हाँ। आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से इसी से चलाता है। फूलों की तरफ ही उंगली नहीं करता कि पेड़ मुरझा जाएगा। अच्छा। तो ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये सिर्फ बुरे काम के लिए बनाई गई है। हाँ, तो दबा के रखना है इसको। तो हाँ, इसको ये फिर मध्यमा बता दिया, जी। ये हीलर है। जी। है ना? तीसरी उंगली अनामिका, रिंग फिंगर। हाँ, ये कूलर है। अच्छा। आप कभी तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए रख लो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। सर आज के इस दौर में हाँ। आपका तो बड़ा अनुभव है। हाँ आप भी, आपके युवा चाहे रिश्तेदार हो, हाँ। डिप्रेशन बहुत है ना सर? हाँ, है ना? तो नहीं, इसका भी संबंध इससे मानसिक स्थिति। मानसिक नहीं सर, क्या हो गया है कि शेर है कि ख्वाहिशें जब भी हद से बड़ी होंगी, मुसीबतें नित नई रोज खड़ी होंगी। क्या बात। तो हर आदमी की ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, पैसा बहुत चाहिए उसको, और पैसा कहाँ जा रहा है? तो इन 10 चीजों में जा रहा है। मेरा कहीं पैसा जाता ही नहीं। हर समस्या की जड़ वही है। वही के वही है। हाँ, तो ये 3 हो गई सर। ये डिस्ट्रक्टर, हाँ। ये हीलर, ये कूलर है। कौन सी? है ना? तो आप कभी तनाव में हो, देखो अच्छा, पुराने तिलक जमाने, इसीलिए इससे तिलक इसी से लगता था। देखो पुराने जमाने में महिलाएं टीका इसी से लगाती थी। हाँ। तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। डिस्ट्रैक्टर से लगा रही है। ये महिला का माथा खराब कर देती है ना? फिर अंगूठा पावर है। हाँ। अच्छा, हमारा thumbs लड़का up। जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है, हाँ। या थम्स अप किसी को देते हैं, हाँ। या हम राज तिलक करते हैं, हाँ, राज तिलक है होता ना? है। तो अंगूठे से होता है। क्या बात है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? ये दे आर सिटिंग दिस। ये। तो ये आतंकवादी उंगली, डिस्ट्रक्टर, हाँ। और ये पावर, पावर। ये दोनों को लड़ा देते थे। अच्छा। और तुम दोनों लड़ते रहो और शांति से हम बैठे, शांति है में ना? जा रहे हैं। फिर 5वीं छोटी सी उंगली है हाँ, ये। ये। इसको यूरिनेटर बोलते हैं। अच्छा। लघु शंका के हाँ, लिए हम कहते हैं स्कूल हम में भी बचपन ऐसे से दिखाते इसी थे। उंगली हाँ, को कक्षा में दिखाते जाते हैं ना, थे। हम जाते हैं ना। हाँ। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। क्या बात। हाँ, तो पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप, ऐसे करके मत लेना, ये टॉप पर्वत जो है, हाँ हाँ हाँ। इसको दबा के बैठ जाए। तो नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, और हैं तो चले जाएंगे। अच्छा, मूत्र विकार इससे सारे मूत्र ठीक हो विकार इससे जाएंगे। सारे ठीक हो जाएंगे। कितने देर दबा के बैठना है? जितनी देर टॉयलेट कर सको। अच्छा, मतलब मूत्र विसर्जन के दौरान इसको नहीं दबा। नहीं नहीं, ये मूत्र विसर्जन के समय तो करना ही करना है। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद भी आप सामान्य दिनचर्या में, सामान्य दिनचर्या में किसी को मूत्र विकार है तो करते रहिए। तो वो इसको दबा के बैठा रहे। अच्छा, बैठना है बस। बस बैठना, खाली टीवी देखो, कुछ भी कर दो, इसको दबा के बैठो, तो आपके मूत्र विकार ठीक हो जाएंगे। और भी मतलब ये सबसे छोटी उंगली का मूत्र विकार के अलावा? नहीं, मूत्र विकार का मैं ही, ये मूत्र कह रहा विकार हूँ के कि लिए ये ये 5 उंगली अलग अलग बता दी ना, हर एक का अपना वो है। तो अरुण जी ये बताइए, ये सब ये इतने ये जो रहस्य आप खोल रहे हैं, ये इतने दिनों से बता रहे हैं, हाँ। ये मेडिकल माफिया नाम की भी एक चीज हाँ, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पीछे पीछे नहीं पड़ा आपके?
नहीं सर, क्या है, स्वर्गीय तो हो चुके हैं। अच्छा, इनकी कंपनी वाले अपनी कंपनियों में प्रोग्राम कराते हैं, हाँ। मेरे को बुला के, अच्छा। हमारे एम्प्लॉइज को दिखाओ भैया कि बगैर दवा के ये ठीक रहे और हमारी दवा बनती रहे, हमारी भले बिकती रहे, खर्चा ना हो दवाई का। हाँ, लेकिन हमारे लोग कम से कम। जी। मेन चीज क्या है जी। कि ये जो सिस्टम है ना जी। सिस्टम में हम लोग जो चल रहे हैं, ये पूरा विकार बढ़ते जा रहे जी। हैं। कलयुग का जो टाइम है ना, तो विकार बढ़ रहा है, पतन बढ़ रहा है। तो सिस्टम हम लोग कहते हैं इट इज लाइक ए क्लॉक। 12 बजे से 6 बजे तक सिस्टम डाउन 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 नीचे चलेगा। तो ये अभी काटा आ गया 5 और 6 के बीच में। जैसे ही 6 बजेगी तो ये सिस्टम ऊपर जाने लगेगा, लोग इम्प्रूव होने की कोशिश करेंगे। कारण अब परेशान हो गए, हर आदमी परेशान है। अब आदमी रास्ता ढूंढ रहा है, तो वो रास्ता बताने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब आपके कारण कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं वो देखते हैं। नहीं जरूर तो ये जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, जी। हाँ। मैं ये कह रहा था अरुण जी, अब क्या ये इतनी अच्छी स्कीम आपके हाँ, पास है, बिल्कुल। अगर पूरे भारत को महान बनाया जा सकता है, Yes, 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 लोगों को निरोगी बनाया जा हाँ, सकता हाँ, है, हाँ। पैसे कर्ज देश का मैं ये पढ़ रहा हूँ कि हाँ। देश कर्ज मुक्त हो सकता Yes, है, yes। और आदमी भी कर्ज मुक्त हो सकता है, भाई हाँ। कुछ खरीदना ही नहीं है। हाँ। तो ये स्कीम भारत सरकार को, मोदी जी को क्यों नहीं बता रहे नहीं आप? सर, हम लोगों ने हर जी। 4-6 महीने में एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, सबको भेजते हैं। क्या लिखा है आपने? हाँ, वो ये लेटर लिखा वाली है। आप किस्सा हम जरा लोगों ने बता अभी दीजिए जो आप। लेटेस्ट लेटर लिखा है हाँ। कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हाँ। भारत का मेडिकल बिल 10,000 करोड़ रुपया पर डे, और अरुण ऋषि स्वर्गीय का 45 साल का मेडिकल बिल 0, तो मेरी सेवाएं ली जाए। तो एक बार क्या हुआ था, आज से साल 2 साल 3 साल पहले की बात है जी। ये कहानी आपने प्रधानमंत्री जी नहीं को नहीं, लिख वो के बात भेजी? की बात है। हाँ। तो मनसुख भाई मांडविया उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। अच्छा जी, अच्छा जी, जी। अच्छा। तो वो पत्र वहां से फॉरवर्ड होके मनसुख मांडविया जी के पास गया। हाँ हाँ हाँ। तो उनका मेरे पास फोन भी आया। अच्छा। काफी देर बात करी उन्होंने, ऋषि साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे साहब मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, सरकार का इसकी तरफ से क्या सहयोग है? मतलब ये काम तो सरकार ने करना चाहिए, जो चीजें मैं कर रहा हूँ। हाँ, ताकि लोग निरोगी रहे। आम जनता परेशान है। एक विनीत नारायण जी का आपने नाम सुना होगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। और सबसे पहला आर्टिकल उन्होंने आधा पेज का आर्टिकल कि हम तो जीना ही भूल गए, और अरुण ऋषि स्वर्गीय ने पूरा का पूरा उन्होंने लिख के भेजा था। तो है क्या कि ये चीजें लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो अच्छा हो क्या रहा है कि भारत के लिए हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। 40 साल की उम्र तक लोग हेल्थ की कॉस्ट पे वेल्थ कमाते हैं, और 40 के बाद जब हेल्थ खराब होती है तो वो जो कमाते हैं उसको खर्चा कर देते हैं। बिल्कुल। और आखिरी में पता चला कुछ नहीं मिला। जी, जी। तो स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज तो मांडविया जी ने क्या कहा फिर? नहीं, बस ये कहा। उसके बाद मैंने कहा साहब इसके ऊपर हम आपको एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जैसे गुजरात गवर्नमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा सारे कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि बोले ऋषि जी कि आप अपने अपने जिले में प्रोग्राम कराएं। तो पहले हम लोग उनके स्टाफ के लिए, अच्छा ये प्रोग्राम वर्किंग आवर का प्रोग्राम नहीं है, कारण हेल्थ जो है आपका पर्सनल मैटर है। जी। कंपनी की हेल्थ खराब करके या ऑर्गेनाइजेशन की 2.5 घंटे खराब करके, तो हम कहते हैं आप शाम के टाइम पे अपने बीवी, अच्छा वो बीवी को लेके आना जरूरी है, बिल्कुल। तो आप शाम को। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कूलों के माध्यम से प्रोग्राम करते हैं। स्कूलों में कंपलसरी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। जो बच्चे माँ बाप को भेजेंगे उनको 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो नहीं भेजेंगे उनके 7% कट जाएंगे। तो एक ही जगह पे 2-2 ढाई हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज भी और मतलब करते हैं वहाँ, और उस एरिया में प्रोग्राम हो जाते हैं। मेन चीजें लोगों तक पहुंचे। तो अच्छा इम्प्लीमेंटेशन प्लान में फिर बात को होना, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो इसमें इम्प्लीमेंटर से 5% लोग हैं। अच्छा। हम लोग एक हाँ, बार मतलब मेरा सब सुनते तो है, करते कौन है? वो भारत की समस्या है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा, राम की कोई नहीं मान है ना। तो हम कहते हैं आप अरुण ऋषि को बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो। तो मेरा यही दिल्ली में एक विज्ञान भवन में प्रोग्राम था। जी, जी। तो कई पत्रकार लोग थे, तो उनसे बात हुई, बोले यार ऋषि जी आपकी बातों से लोग सुधरेंगे। मैं कहा देखो मेरी चीजें वर्ल्ड में 5% लोगों के काम की है। बोले यार आपने 5% कैसे निकाला? मैंने कहा कौरव कितने थे? बोले 100। पांडव कितने थे? बोले 5। तो अब इस हॉल में जितने पांडव बैठे हैं उनकी चीजें समझ में आएगी, और जिनके नहीं समझ में आएगी वो चलिए। अच्छा मैं थोड़ा सा ऋषि जी वो प्रधानमंत्री जी वाली किस्से पे हम आएंगे बिल्कुल वो, लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे हम तो। यस ठीक है। जैसे आपने कहा कि कुछ इस्तेमाल मत करो, ठीक है। वो तो अभी ऐसे वो अब आपने उपाय दे दिया है, तो 1800 रुपये खर्च करके लोग ले ही लेंगे, हाँ, ठीक उसमें है, सारी हाँ, किट है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो
थोड़े मोड़े दर्शक जानना चाहते हैं, जो कुछ ही जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा आप शैम्पू नहीं लगाते, तो शैम्पू के जगह क्या लगाते हैं जो आपके इतने सुंदर बाल है? मैं 3 चीज बताता हूँ, जी, साबुन का, जी। साबुन, शैम्पू और शेविंग क्रीम, तीनों का विकल्प। तीनों का विकल्प। तीनों का विकल्प। और इसमें सर क्षमा सहित आपको रोक रहा हूँ, हाँ। थोड़ा सा क्षमा सहित, हाँ। क्योंकि आजकल ये दावा किया जा रहा है, हाँ, क्योंकि अरुण जी तो हंसते हंसते बताते हैं ठीक है। कि इतने दिन में बाल उगाएंगे, क्योंकि शैम्पू की चर्चा सुनी ली, बिल्कुल, इसलिए शैम्पू कनेक्शन है बाल से। हाँ। तो आपकी जो पद्धति है, हाँ। क्या वो इस बात में यकीन रखती है सर कि बाल उग सकते हैं, बाल घने, क्योंकि आपके अच्छे अभी तक, वो क्या कनेक्शन है बताइए। नहीं, अब इसमें चक्कर क्या है, बाल कैसे आएंगे? नहीं, देखो जो चीज चली गई वो गई, वो तो गई। अनुपम जो खेर है जी का- उसको बचाना है। अनुपम खेर जी का एक किस्सा है बहुत बढ़िया। ये अनुपम खेर के बाल नहीं थे, तो किसी बंदे ने उनको कहा कि बोले यार मेरे को ऐसी स्कीम बता दो कि मेरे बाल आ जाएं। बोले आ जाए, आ सकते हैं। बोले क्या करना है? बोला एक ऊँट को पकड़ना और ऊँट को खूब पानी पिलाना, और वो जब शुशु करे तो उसके नीचे सिर डाल के खड़े हो जाना। अब ऊँट शुशु करता ही नहीं है। अच्छा, क्या बात है। वो करता बहुत ऐसे टाइम पे करता है कि बिल्कुल साइलेंस हो, ये हो, जरा खटका होगा तो बंद कर देगा। अच्छा, पानी उसका स्टोर इसीलिए होता है कि उसका वाटर, इसका मतलब उन्होंने सीरियसली ले लिया, और बोल बात को पता चला कि उर्दू शुशु करता ही नहीं, तो बोले वो जो गए वो चले गए, है ना। वो जाने का भी कारण ये रहा कि जैसे हम लोग योग करते हैं ना, जैसे हम लोग वज्रासन सिखाया जाता है, तो वज्रासन में बैठने के बाद सिर का ढका होना जरूरी है। जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो नीचे टोपी पहनेंगे या कपड़ा पहनेंगे, हमारे यहाँ भी हेड को कवर करके ही आसन या प्राणायाम, कोई भी पूजा अर्चना की जाती थी। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो एनर्जी बाहर जाती है वो बालों को उड़ा देती है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े योगाचार्य हैं, इनके बाल साफ हो गए। तो वो आधा आधा अधूरा ज्ञान है। इसलिए जब भी आप वज्रासन में बैठे या जो भी काम करें, तो इसलिए सिर का ढका होना जरूरी है। दूसरा एक कंसेप्ट है कि आप स्किन को वो चीज लगाओ जो चीज आप खा सकते हो। अच्छा, हाँ, जो चीज आप खा सकते हो, पाउडर आप लगाते हो, स्नो लगाते हो, खा सकते हो क्या? साबुन खा सकते हो क्या? नहीं, वो तो बताती कि बादाम का है जी। अरे पर बादाम का तो 1.001% रहता है, झाग थोड़ी निकालना है। वो थोड़ी है। तो इसमें जो अल्टरनेटिव, अपन साबुन का अल्टरनेटिव है, तो एक उपटन हमारे यहाँ बनता था, दूध, बेसन, हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस। बिल्कुल सही कहा। ये पांचों चीज आप खा सकते हो। हाँ, जब दूल्हा बनता है ये लगाया जाता तो हम लोग कहते हैं रोज दूल्हे बनो, आपको कौन मना कर रहा है? अच्छा, इसका जो इफेक्ट होता है ना इस उपटन का, 48 आवर्स होता है। अच्छा, जिस दिन आप साबुन से नहाओगे उस दिन आपका पसीना बदबू देगा, और जिस दिन आप हमारे फार्मूले से नहाओगे उस दिन पसीना खुशबू देगा। अच्छा, है ना। तो ये उपटन हो गया आपका काय का अल्टरनेटिव साबुन का। साबुन ठीक है। शेविंग इसमें मतलब आपको हल्दी, दूध बेसन हो गया, हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस। क्या बात है। सिंपल चीज है। वो मिला के वो एक कटोरी में मिला लो। तो इसको तो डेली नहीं लगाना ना, कि डेली लगाना? एक दिन छोड़ के। अच्छा, हाँ, एक इसलिए दिन मैंने- 48 आवर आप कह रहे हो उसका। पूरे बॉडी की इसकी मसाज कर लो। बस, तो आप मतलब ऐसे तो आप जो अच्छी बात कर रहे थे कि जो खाते हो वो लगाओगे तो फायदा करेगा, तो ऐसे तो पुराने जमाने में जो हेयर वॉश होता था वो दही से भी होता था। वही बता, उसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, वही सही बता रहे हो आप। तो एक अल्टरनेटिव काय का हो गया, साबुन का हो गया। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम के 3 अल्टरनेटिव है। तेल, पानी, कच्चा दूध, और दूध में पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है, है ना। और तीसरा अल्टरनेटिव है एलोवेरा। ये तीनों में जो चीज आपको मिल जाए हाथ में ले लो। ये 2 उंगलियां बता रखी है, मध्यमा और ये अनामिका। कूलर, बाएं हाथ से गीलर। यहाँ जो फेशियल होता है ये 2 उंगलियों से होता है। तो बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर, और दाएं हाथ से हाथ फेरते जाओ और मन ही मन आज्ञा देते जाओ कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए। 9 बार देना है। 9 बार आज्ञा दे दो। और आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने 6 महीने चलता है, और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये आपका काय का अल्टरनेटिव हो गया, दाढ़ी का। अब शैम्पू, तो खट्टे दही से बढ़िया दुनिया का कोई साइंटिस्ट शैम्पू नहीं बना पाया। क्या बात है। जो दही ताजा है वो खा सही लो, है ना। और जो दही, अच्छा दही कौन सा लेना है? मलाई निकले हुए दूध वाला दही, अच्छा, जिसको अपन सपेटा दूध बोलते हैं ना। और अगर मलाई वाला दूध, तो उसमें
क्रीमी क्रीम है, क्रीमी क्रीम तो चिकने हो जाएंगे बाद में लोग गालियां देंगे, बोले भाई साहब ये क्या बता दिया है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो दूध की मलाई निकले हुए दूध को आप जो खा सकते हो खा लो, और 3 दिन 4 दिन पुराना जो हो जाए उसको नहाने के पहले सबसे खट्टा, जो सबसे खट्टा बालों पे लगा लो। अच्छा, खट्टे दही में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, तो भूखे होते हैं, वो सारे डेंड्रफ को चढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन जो आपके घर में उपलब्ध है उसको लगा के बालों को धो डालो। ये कंडीशनर हो गया। कंडीशनर हो गया। वाह वाह। फिर एक बारीक सी कंघी बाथरूम में जरूर रखो। अच्छा, फणी बोलते थे पुराने जमाने बिल्कुल में। पहले। हाँ, अब जो भी बारीक कंघी मिल जाए उससे बालों को क्लीन कर लो। अच्छा, तो डेंड्रफ वेंड्रफ गायब हो जाएंगे और मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे, आपके जैसे। आपके जैसे हो जाएंगे। वाह वाह वाह। तो ये हो गया, आपने साबुन का भी उपाय बता दिया, ब्रश, टूथब्रश का नहीं बताया आपने। आप कह रहे टूथब्रश यूज मत करो, फिर करे क्या आदमी? आप बताओ क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें बदबू कैसे उसी में जुड़ते हुए? क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई उसका फार्मूला ये है, जी। सरसों का तेल, नमक और हल्दी। अच्छा, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है इनिशियल स्टार्टअप के लिए। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक, है ना। अभी आपने बीच में ऐड देखा होगा कोलगेट वालों, क्या आपके पेस्ट में नमक है? हाँ। तो भाई साहब नमक तो हमारे घर में है। तो वो नमक और मंजन जो लोग करते हैं इस उंगली से करते हैं, यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे, इससे नहीं है करना ना। तो ये मध्यमा से मंजन करना है, हीलर से। हीलर से। तो आपके पूरी हीलिंग हो जाएगी और मसूड़े। हमारे यहाँ पहलवानों की मालिश कैसे होती थी? सरसों के तेल से। तो खूब एनर्जी आती थी। तो हमारे मसूड़ों को खूब एनर्जी दें तो आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, तो होल्डिंग पावर बढ़िया। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो पिताजी थे, वो सरसों का तेल, नमक, उनके दांत जब तक रहे वो बहुत मजबूत अच्छे रहे। थे, नहीं, वो मंजन इससे करते थे कि वो क्या करते थे, कोयला कार और कोयले को ठीक है। पीस कर उसमें नमक मिलाकर उसका मंजन बनाते उसमें थे। मिंट भी डालते थे, पिपरमिंट भी होता था, वो सारे आते थे। लेकिन ये सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है ना। ये सबसे आओगे कि यार दांत काले ना हो जाए। नहीं, उसमें एक चीज और है जो अरुण जी मेरी बात से शायद कहेंगे, मैंने भी आप जैसे विद्वान ने सुना कि सरसों के तेल का एक चीज और होती है, व्हाइटनिंग हो जाती है। व्हाइटनिंग भी होती है। दांत आपके चमकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो सरसों का तेल है इसको जब आप मंजन कर लो तो मुंह में खूब चलाओ। मैं क्या करता हूँ, मंजन कर लेता हूँ, उसके बाद दाढ़ी बनाता हूँ। अच्छा, तो तब तो ये मुंह में चलता रहता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑयल पुलिंग बोला जाता है जी, कि आप जितना मुंह में, ये साउथ में एक ऑयल पुलिंग चलता है कि मुंह में खूब चलाते हैं तो बॉडी का सारा टॉक्सिक एलिमेंट खींच लेता है ना। तो बॉडी का अच्छा, फिर जो टंग क्लीनर आप लगाते हो वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दांत भी साफ हो जाएंगे, टंग क्लीनर भी हो गया, बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी हो गया, चलते फिरते काम हो गया। तो अरुण जी, अब एक और जो आपने बीच में बात कही थी कि आप एक बार खाना खाते हैं, 1 ही लीटर पानी पीते हैं, मैंने सुना है शायद। 1 लीटर पानी 3 दिन में। 3 दिन में? तो ये मुझे बताइए, ये डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब घंटे घंटे भर में कुछ खाते रहिए। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। अच्छा, तो ये जो बार बार खाने को बता रहे हैं महारोगी बना रहे हैं। वो बोले वो अगर ये 1 बार खाएगा तो मेरे पास ही नहीं आएगा ना। बेटा तू खाता पीता रहे यार, भूखे मत रहना, मेरे पास आते रहना। तो इसका कनेक्शन क्या है, मतलब आप जो कहते हैं? नहीं सर, क्या है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। अच्छा, आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी चले जाओगे। अच्छा, लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूँ, है ना। इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। ओके। तो वो मेडिकल माफिया को चलाने के लिए आप ज्यादा खा रहे हो, जीवन भी कम कर रहे हो। एक और कहावत वो लोग बता दे कि ब्रेकफास्ट लाइक किंग, और वो लंच लाइक, वो सबको आपको बीमार पड़ने का। तो मतलब कब खाए खाना एक बार, जो आप कह रहे हैं? मैं तो एक्सट्रीम हूँ जी, लेकिन मैं आम आदमी को ये नहीं कहता आप 1 पे जाओ जी, आप 2 पे जाओ। अच्छा, 2 बार? कब? मिनिमम 2 बार होना चाहिए। कब खा सकते? शाम को। देखो, सुबह का खाना 10-11 बीच में हो जाना चाहिए जी, और शाम का खाना सूर्यास्त से 6 बजे से 6-7 बजे तक हो जाना चाहिए, जैसे जैनी लोग खाते हैं। जैनी लोग करते हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो अच्छा, अब लोग नहीं कर पाते हैं जी। अच्छा, खाने का सिस्टम, एक पानी का जो सिस्टम चला, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, तो वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई।
ओहो। मैं कहता हूँ पानी उस आदमी ने ज्यादा पीना जी। चाहिए जिसका पसीना बहुत निकल रहा हो। जी। तुम्हारा पसीना निकल नहीं रहा, पर पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो, एसी में बैठे हुए। तो किडनी पे लोड बढ़ गया। हाँ। तो प्यास लगे पानी पियो, भूख लगे खाना खाओ, है ना। अच्छा, पानी भी सिस्टम में बैठ के पीना है हमेशा। पानी आप कलकत्ता चले जाओ, वहाँ बोलते जल खाबे, जल को खाइए। तो पानी जब भी मुंह में रहे, पानी मुंह में खूब चले। तो जितना ज्यादा पानी में लार मिक्स होगी, पानी अमृत हो जाएगा। आप ये गट 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 करके पानी पी जाते हो, ये जहर हो जाता है। नहीं, ये सही बात तो है। पानी को खूब चबा के पिए। तो ये पूरे और लाइफस्टाइल भोजन का भी खड़े मैंने होके आपका नहीं सुना, खड़े भोजन रहके का भी कभी मैंने पानी आपका नहीं सुना पीना। नहीं है। तो ऑफिस में तो आजकल मशीन लगी है, हाँ, तो वही खड़े अब वही चक्कर है ना। तो फिर जोड़ों के दर्द बढ़ रहे घर हैं। में आरओ लगाया तो उसके नीचे लगाया आपने। हाँ हाँ हाँ, और पी लिया पानी। ये आरओ वही तकनीक है। हाँ, नहीं, नहीं, ये मैं तो और बर्बाद करने वाला है। हाँ, बेसिक चीज है कि मतलब पानी हमेशा बैठ के पिए। पानी हमेशा बैठ के पीना है, गर्म दूध हमेशा खड़े रह के पीना एक और मैं आपकी चीज सुन रहा था, भोजन करने का भी आप बता रहे थे। हाँ। कि भोजन हम गलत करते हैं। नहीं कर भोजन क्या बैठ करते कर हैं? मतलब जो करते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट है हाँ। कि पूरे वर्ल्ड का, हम्म। कि हम पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पोस्चर टू टेक मील, तो लोग कहते हैं आलसी पालसी मार के खाना चाहिए। ये तो गलत है। अच्छा, वो भी गलत है। हाँ, गलत इसलिए है कि बेसिक कंसेप्ट है पूरे वर्ल्ड का कि जिस मुद्रा में आप टॉयलेट पे बैठते हो, उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। अब तो वो डाइनिंग वाला आ गया। हाँ, नहीं भले ही ना। तो पहले क्या होता था कि लोग उखड़ू बैठ के खाना खाते थे, हाँ। है ना। आज आप गांव में चले जाओ, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, आर्मी में ट्रेनिंग जाती है कि जब बॉर्डर पे रहो उखड़ू बैठ के खाना खाओ। अच्छा। तो ये उखड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है। अच्छा, जापानीज खाते हैं मेरे ख्याल हाँ, से। नहीं, जापानीज लोग वज्रासन में बैठ के खाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो। इधर कमोड पे बैठ रहे हो, इधर इधर डाइनिंग टेबल पे कुर्सी है, उधर कमोड है। तो जिस मुद्रा में खाना खा रहे हो, उसी मुद्रा में टॉयलेट जा रहे हो। भारतीय पद्धति भूल गए, तो परेशानियां हो गई। तो आप कई लोग कहते हैं भाई साहब अब उखड़ू तो बैठ नहीं सकते। हाँ, ठीक ना, है, सही ना। बात की आपने, प्रैक्टिकल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है वज्रासन। इन्हें ये जो हमारे मुस्लिम लोग होते हैं, इनका हाजमा पत्थर हजम होता है। बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं, और हमसे दाल रोटी नहीं पचती। तो जो ज्ञान ईश्वर से मिला, तो ईश्वर ने कहा बेटा जो इनकी नमाज है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नमाज हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आदमी खाना खा के इस आसन में बैठेगा, उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। तो ज्ञान हमारा रहा, प्रैक्टिस उन लोगों ने की। तो जैपनीज लोगों ने इसमें अपनी अकल लगाई कि यार पहले खाना खाओ, फिर नमाज पढ़ो, उससे बढ़िया वज्रासन में बैठ के भोजन कर लो। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्जेटिविटी अगर किसी देश की है, तो वो जैपनीज लोगों की है। और वो जैपनीज लोग वज्रासन में बैठ के, फिर हमारे घर का जो सेंटर टेबल होता है, जी जी। वो जैपनीज लोगों का लो लाइंग डाइनिंग टेबल होता है। हम लोग क्या करते थे, पाटले पे बैठते थे, थाली नीचे होती थाली थी, नीचे। और आदमी झुक के खाना खाता था। बिल्कुल सही बात। तो बुढ़ापे में कमर तीर कमान हो जाती थी। बिल्कुल। अब हम कहते हैं आपकी जो डाइनिंग टेबल है, कुर्सी पे वज्रासन में बैठ जाओ, Very और डाइनिंग थाली का और होठों का डिस्टेंस मिनिमम कर लो, अच्छा। है ना। तो क्या हुआ कि आपका कमर सीधी हो गई, वज्रासन में वज्रासन हो गया, भोजन को फिर 40 बार चबाना है। लोग क्या कर रहे हैं, आंतों का काम दांतों से ले रहे हैं, और मैं दांतों का काम हाथों से ले रहे हैं, और हाथों का काम दांतों से ले रहे हैं। तो मैं खाने को 40 बार चबाता हूँ। अच्छा, मैं एक बार खाता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है मेरे को, 2 चपाती, दाल, सलाद, ये 4 चीज चाहिए। उसके बाद अंदर जान देता हूँ। वर्ल्ड का सबसे मस्कुलर प्राणी है सांड। कौन सा प्रोटीन शेक पीता है, कौन से काजू बादाम खाता है ना। खाता सूखी घास है, लेकिन खूब चबाता है। जब आप खाने को खूब चबाते हो, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी मुंह के अंदर है ना, सलाइवा। फिर ये खाना कितना ब्रेन मैपिंग करना चालू करता है, क्या मेरे बॉडी को किसकी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन डी, इतना ये सब यही डिजाइन हो जाता है। कहाँ पे, जब आप चबाते हो। चबाते हैं। अब आप टाइम ही नहीं, खट 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 खाना खाया, पेट में चला गया, वो फैट में कन्वर्ट हो गया, इंडाइजेशन हो गया। बिल्कुल सही बात। अच्छा, खाना पचाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी को। बिल्कुल। तो मैं जब एक ही बार खाता हूँ, तो वो मेरी एनर्जी से होती है। तो और ये ऐसे एनर्जी आपकी नहीं, इसमें हाँ बिल्कुल सही बात। इसमें एक थोड़ा मेरे मन में एक सवाल बिल्कुल, था हाँ।
कि जैसे आज के इस दौर में हाँ। अरुण जी या तो बेडरूम में बैठ के लोग खा लेते हैं या हाँ। डाइनिंग टेबल में, हाँ। जैसे हम देखते थे पुराने समय में, बिल्कुल। जमीन पे बैठ के खाते सही हैं। बात है। तो क्या जमीन पे बैठ के खाना अच्छा होता है? नहीं, जमीन पे बैठ के खाओ तो वज्रासन में बैठ के वज्रासन में, वो चौकी ले लो, आल्टी पाल्टी नहीं करनी। आलती पालती चौकी नहीं, जो अपन रख लेते हैं। चौकी रेत ली, अपना सेंटर टेबल ले लो, हाँ हाँ। थाली का और होठों का डिस्टेंस मिनिमम कर लो। फिर लोग क्या कर रहे हैं, खाना खाते समय बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हाँ, तो एक हाथ में रिमोट है, दूसरे में चम्मच है। हाँ हाँ, और हमारे यहाँ महामूर्खों के लक्षण बताए गए कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टियों में महामूर्खों को खाते, तो मैं मौन बैठ के खाना खाता हूँ, टीवी बंद, लोग टीवी देख रहे हैं। जब आप पढ़ाई करते हो पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? बिल्कुल। पढ़ाई में होता है, तब जाके रिजल्ट बढ़िया आता है। बिल्कुल सही तो बात है। बट नेचुरल है, खाने के रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? जब आप खाने में कॉन्सेंट्रेट करोगे। मतलब आपको जितने देर खाना है खाने एक का आध बस। घंटा। और 20 आपने मिनट लगे, बहुत 20-25 सही कहा हाँ। अरुण जी की जो हमारी पुरानी चीजें थी, Yes। जैसे हमारा इंडियन बिल्कुल, टॉयलेट पूरा सिस्टम, culture, हाँ। वो उसको मतलब इसीलिए क्योंकि जो घुटनों की अब समस्याएं आ रही है, हाँ, वो इसी क्योंकि कारण- हमने वो छोड़ दिया वो है, छोड़ क्योंकि दिया। हमारी एक्सरसाइज, हमें पहले कहा जाता है कि मूत्र विसर्जन आपको बैठ के करना है, हाँ। तो ताकि घुटने दिन भर में कम से कम ऑटोमेटिकली उसका हाँ, पूरा पूरा सिस्टम मूवमेंट था। चलता रहेगा। जी। मैंने ये भी अरुण जी मतलब चाइना में भी, जैसे मैं किसी को सुन रहा था जो चाइना में बहुत विजिट करते हैं, हाँ। तो मैं ये जानकर हैरान रहेगा, उन्होंने कहा कि वहाँ के बड़े बड़े महानगरों में जो मॉल्स है या जो वहाँ के एयरपोर्ट्स है, उस पे बोले कि आपको अगर 10 टॉयलेट है तो 2 ही वेस्टर्न मिलेंगे, 8 वहाँ इंडियन टॉयलेट। इंडियन डाइट, बिल्कुल सही बात। तो बोले कि वो इसीलिए क्योंकि आपकी अगर वैसी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही रहेगी, और बात। बोले कि वो चाइनीज लोग जो है वो मेट्रो बड़े बड़े महानगर हैं, लेकिन वो जाके बोले कि वो ऐसे ही बैठ जाएंगे कुकुड़ पोजीशन में, बिल्कुल। ऐसे ही बैठ जाएंगे, मोबाइल वो में। एक्सरसाइज हो गई। exercise हो गई। हाँ, वो आपका एक्सरसाइज का हिस्सा हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, हाँ। जो हमने छोड़ दिया वो दुनिया अपना रही है। नहीं सर, उसमें एक शेर है कि राहे मगरिब में, हाँ। मगरिब मतलब पश्चिम जी। राहे मगरिब में हम बुरी तरह से लुट गए, उनके तुम हो ना सके और अपनों से छूट गए। बहुत बढ़िया। तो मैं खुदा ही तो अब मिला। अंतिम अरुण जी, आप प्रधानमंत्री जी को जो बस एक आपने सवाल लिखा और है, मेरे पास, हाँ, चूंकि खाने की बात हो गई तो मेरे ठीक है, समय ठीक है, कम था। हाँ। सर आजकल आप मतलब आपके पास तो तमाम लोग आते हैं हाँ। सर, कहते हैं कि वजन बढ़ना हाँ। तमाम रोगों का कारण है, हाँ बिल्कुल। चाहे वो उच्च रक्तचाप हो या ठीक है, तमाम ठीक है। फैटी लीवर, हाँ, अब तो हाँ, नई हाँ, चीजें। yes, yes। सर आपकी जो पद्धति है हाँ। उसके हिसाब से वजन घटाने का कारगर उपाय क्या है? वो उंगलियों ताली 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 जो है मास्टर की है। वजन का, वजन से उसका क्या? वजन भी घट जाएगा। वजन भी- आप जो सोचोगे, ताली बजाते समझो मेरा वजन कम हो जाए, तो वजन कम होगा। अच्छा, हाँ। सोचना है लेकिन। सोचना, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जी। ऑटो सजेशन भी बोला जाता है जी। कि आप बॉडी को जो ऑर्डर करोगे वो पॉइंट यहाँ एक्टिवेट होंगे। तो ताली जितनी देर बजाए उससे वेट पे असर आता है? हाँ, उसमें सोचो कि मेरा वजन कम हो जाए, मेरा वजन कम हो बताते जाए, हैं कि मेरा वजन कम हो घटाने जाए। का महा उपाय। हाँ, वही मैं कह ये रहा कम हूँ। हो गया, ताली फिर कोई बजाइए, खर्चा 15 नहीं। सेकंड में घट जाएगा सर ये वजन। कितने दिन में असर दिख जाता है वजन का? महीने भर के अंदर रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। ये मैंने पूछा इसलिए मात्र बस। कि मतलब 15 सेकंड में वजन घट जाएगा। बस घर 15 वो सेकंड करिए। करना मतलब एक आपको है। महीने में उनका कहना है कि मतलब पूरा मतलब उतार की तरफ जाएगा। बस उतार की तरफ मालूम पड़ जाएगा। आज वजन ले लो और आज से ताली बजाना चालू जी, तो करो। आप वो प्रधानमंत्री जी वाला किस्सा क्या था, जरा वो सुना दीजिए, जो लंबा चौड़ा लेटर है। हाँ, उसको संक्षेप में थोड़ा सा। संक्षेप बाप रे, में। वो लंबा हो जाए। जी। चल रहे, ठीक है। जी। अच्छा, उसको अपन दूसरे पार्ट में ले लेंगे। जी, जी। इसको अपन 2 टुकड़े कर लेंगे। क्या हुआ था कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को हाँ, इस किताब में है, वो किताब में दर्शकों भी को बता दें पत्र कि है, पढ़ने के लिए आपको इस मंगा के मिलेगा। लेकिन हाँ। वो स्टोरी ये थी जी। कि हम लोगों ने कि भारत के आज आप किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, जी जी। आपको 4 चीज़ें कॉमन मिलेंगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, हाँ। उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। जी। तो क्या ये शुभ संकेत है या बुरा संकेत, अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? बुरा संकेत। तो उसके पीछे बोध कथा थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक कहानी थी कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, अपनी कार से कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होंगे, तो किसी गांव के पास से जब गाड़ी निकल रही थी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गई और ड्राइवर की वहीं स्पॉट पे डेथ हो गई, सेठ जी बेहोश हो गए। जी। लेकिन गांव वाले वहाँ आसपास खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने मिट्टी विट्टी डाल के आग बुझाई ठीक। और उनको पकड़ के सेठ जी को अपनी खटिया पे बिठा के लेके गांव में ले गए। जो उनके हिसाब से हो सकता था उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा करी और 15-20 दिन में सेठ जी को
ठीक कर दिया। ठीक। सेठ जी के पास अरबों खरबों रुपया। जी जी। अच्छा, सेठ जी को मंजर याद आ गया कि यार मैं तो मर ही चुका था, अगर ये गांव वाले नहीं होते तो मैं तो किसी काम का नहीं था। तो गांव में बड़ी भुखमरी फैली हुई, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो गांव वालों की मीटिंग करी, बोले भाई साहब आपने मेरे को पुनर्जन्म दिया है, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं क्या करूं आपके लिए कि जिससे आपका गांव का भला हो जाए। अब गांव वाले बोले भाई साहब इतनी अकल हम में होती तो हम क्या भूखे मरते क्या। अब आपके पास पैसा भी है, सोर्सेस भी है, आप भी सोचो क्या कर सकते हैं। तो सेठ जी ने एक राय दी कि चलो मैं काम करता हूँ, एक टेक्सटाइल मिल लगा देता हूँ यहाँ बहुत बड़ी, और इसमें मेरे को कम से कम 4000 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो 4000 लोगों को काम मिल जाएगा। और काम मिलेगा तो डायरेक्ट वे में 4000 को मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में दूसरे काम मिल जाएंगे। अच्छा, गांव वाले सेठ जी के पैर पड़ गए कि भगवान आ गए, है ना। तो सेठ जी का नहीं भैया ये सब तो ठीक है, मेरे को ये बताओ मेरे यहाँ 8 घंटे आपको काम करना है, और 8 घंटे काम करने का आप क्या पैसा लोगे, मेहनताना क्या लोगे। तो गांव वाले नाराज हो गए, बोले क्या सेठ जी गाली दे रहे हो, ये फैक्ट्री आपकी है क्या, फैक्ट्री हमारी है, 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे, है ना, हड्डी तोड़ मेहनत करेंगे। सेठ जी का यार प्रैक्टिकल बात करो, अपने को एक दिन तो फैक्ट्री चलानी नहीं है, 3 शिफ्टें होती है 8-8 घंटे की, अपन तय करके काम करना अच्छा होता है। अब रेलवे स्टेशन पे जाओ, कुली कहता भाई साहब जो इच्छा हो दे देना, और जब रखता है बोले 2000 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। तो गांव वाले ने कहा साहब एक काम करो, पड़ोस में एक फैक्ट्री है, वहाँ क्या वर्कर्स को मिलता है आप ही देख लो। तो स्किल्ड को अनस्किल्ड को 300 रुपये रोज, 400 रुपये, जैसे भी मिलता है, तो साहब उससे 50-50 रुपये कम दे देना। बोले नहीं जो उनको मिलता है वही देंगे। अच्छा, काम 8 घंटे करना है, आप काम करो। अब साहब मिल चालू हो गई, बढ़िया काम चलने लगा। एक दिन एक नेताजी पधारे वहाँ पे, उन्होंने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई और वर्कर्स को कहा कि देखो ये जो तुम्हारे सेठ जी है तुमको 300 रुपट्टी पकड़ाते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करवाते हैं, खुद मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, देखो बंगला कितना बढ़िया बना रखा है ना, यूनियन बनाओ, गजब, लाओ 10-10 रुपये चंदा। 4000 लोगों से 40,000 आ गए, नेताजी का काम चल गया। अब एक मांग यूनियन फॉर्म हो गई, अब एक मांग पत्र भिजवाया गया कि साहब हमारे जो वर्कर्स हैं घर से फैक्ट्री आते तो पैदल आते हैं, कोई साइकिल पे आता है, कोई डबल साइकिल पे आता है, तो थक जाते हैं, तो इनके लिए बसों का इंतजाम किया जाए। अच्छा, सेठ जी ने कहा जायज मांगे कि अगर आदमी आने में थक जाएगा तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा, तो साहब उन्होंने बसें चलवा दी। अब सेठ जी की धाक जम गई, वो नेताजी की धाक जम गई कि बेटा जब तुम अकेले थे बेटा पैदल आते थे, मेरे आने के बाद बसें चल गई, ये हो गया वो हो गया। फिर साहब नेताजी को भी चंदन पानी सेठ जी की तरफ से होता रहा, सब काम चलता रहा। एक बार सेठ जी को करोड़ों अरबों रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। अब मिला तो नेताजी को खबर लग गई कि साहब ये पैसा आया है और अब काम करना पड़ेगा। नेताजी लग गए काम पे। तो उन्होंने साहब एक मांग पत्र भिजवाया कि हमारे वर्कर के 100 रुपये रोज बढ़ने चाहिए, रोज के, है ना, 300 रुपये तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर ये इतना काम करना है, लेकिन अब अच्छा फंसे हुए सेठ जी, काम देना है, तो बोले 100 रुपये रोज बढ़ेंगे तो काम करेंगे। अच्छा, सेठ जी ने भी पड़ता बिठाया कि 4000 वर्कर, 100 रुपया रोज, 4 लाख रुपया पर डे, 1 करोड़ 20 लाख रुपया महीना। बोले यार इतना तो मार्जिन ही नहीं है, मतलब मार्जिन हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो 100 रुपये रोज चाहिए। अब सब सेठ जी बड़े परेशान। अब सेठ जी के कोई बहुत बड़े एडवाइज़र थे, उनके हित चिंतक थे, उन्होंने उनको एक राय दी कि साहब एक काम करो, वर्कर्स की मीटिंग बुलाओ और मैं एक चिट्ठी आपको दूंगा, आंख मीच के पढ़ देना और अपनी अकल मत लगाना, अकल लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। बोले यार क्या पढ़वा रहा है, बोले तब आपको मेरे पे भरोसा है तो तेरे पे पूरा भरोसा है। बोले ठीक है। सब वर्कर्स की मीटिंग बुलाई गई, उनने चिट्ठी निकाली, सेठ जी को कहा सेठ जी आपकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो चिट्ठी में ये लिखा गया था कि आपकी मांगे बिल्कुल नाजायज है, आपके 100 रुपये नहीं 200 रुपये रोज बढ़ने चाहिए। क्या बात है। अब सेठ जी को दुगना करवा दिया। हाँ, बोले यार क्या, सेठ जी का माथा ठनका। अब बोले आप पधारो, अब आप अकल मत लगाना, अब मेरा काम मेरे को करने दो। वर्कर्स को खूब बधाई दी, साहब 6000 रुपया महीना बढ़ गया, अब तो ऐश करो। वो छक्के दारू पिलाई सबको, किनको, सारे वर्कर्स को। और एक दारू की दुकान का उद्घाटन उसी कैंपस में कर दिया गया। हाँ, मतलब पहले फ्री में चखा दी। हाँ, अब तो 6000 रुपया मिल रहा है।
अब सब दारू की दुकान, सिगरेट की दुकान, पान गुटके, चाय सब सब वहाँ हो चलने गया। लग गई। चलने लगे तो क्या हुआ पैसा कि आ गया तो शौक भी आ गए। शौक भी आ गए। हाँ, अस्पताल बीमार पड़े तो अस्पताल भी खुलवा दिए, वाह वाह, है ना। सारा काम हो सारा गया। काम वहीं पे हो गया। अल्टीमेटली जाके मिल बंद हो गई। कौन सी? कारण इफिशिएंसी डाउन हुई, लोग व्यसनों में लग गए। सेठ जी, अच्छा ये सारी दुकानें सेठ जी की थी, बाकी काम भी सेठ जी का ही हुआ, सलाहकार मिल ने भी खुलवा उनकी दिया। थी, और दारू की दुकान भी उनकी, पान गुटके की भी उनकी, अस्पताल भी उनके। सेठ जी बड़े खुश कि यार जब फैक्ट्री चलती थी तो बस लेने जाती थी, छोड़ने आती थी। फिर आज होली की छुट्टी, आज दिवाली छुट्टी, आज मौसा मर गया, कल वो हो गया, ये हो गया, है ना। तामझाम। काम धाम, जमाने भर की छुट्टियाँ। फिर दारू की दुकान पे आने के लिए कोई छुट्टी नहीं। पैदल दौड़ा आ रहा है। और बीबी के गहने निकाले, और नगद धंधा। हाँ, अल्टीमेटली जितना घाटा उनका सेठ जी का मिल में हुआ था, वो सारा घाटा इन दुकानों ने पूरा कर दिया। क्या बात, और सेठ जी के घर में फिर करोड़ों अरबों रुपए का अंबार लग गया। बाहर लग गए। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन सेठ जी के घर में बीबी कैंसर में मर गई, बच्चे पूरे कामों में लग गए, जुआ सट्टा खेलने लगे, रंडीबाज हो गए। सेठ जी बड़े दानी महात्मा, खूब पैसा देना, सत्संग करवाना, प्रवचन करवाना, लेकिन सेठ जी के घर में अशांति अशांति। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के गांव में किसी सिद्ध पुरुष का आना हुआ। किसी ने सेठ जी को खबर दी कि साहब कोई सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, जंगल में बैठे हैं, आप जाके दर्शन करे आओ। सेठ जी ने फलों का टोकरा लिया, 10,000 रुपए की गड्डी रखी उस पे, और पहुंच गए महाराज जी के पास। चढ़ा दिया वहाँ। महाराज जी ने देखा और एक लात मारी उस टोकरी को। बोले कौन बेवकूफ़ लेके आया है? सेठ जी ने कहा साहब मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ, और मेरी तरफ से एक छोटी सी दक्षिणा आपके लिए है, तो आपको कम हो तो मैं 51,000 रख देता हूँ। बोले नहीं बेटा, अगर तूने ये धन मेरे को दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। बोले साहब मैं नरक में कैसे चला जाऊंगा? बोले हमारे शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया है, जिसको हमारे बड़े बड़े बाबा लोगों ने अपने जमीन में गाड़ दिया कि यदि आपको नरक में नहीं जाना हो तो 3 कर्म कभी मत करना। कर्म यह है कि परिव्राजकम धनम दत्वा, किसी घुमक्कड़ साधु को धन मत देना। तांबूलम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी को पान मत खिलाना, कारण पान खाने से जो सेक्सुअल भावनाएं बढ़ती है तो उसका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। और चोरात अभयम दत्वा, चोरों को अभय दा कि तू चोरी कर, हम देख लेंगे, है ना। ऐसे सारे दाता नरक में जाएंगे। तो मैं घुमक्कड़ साधु हूँ, और अगर तूने मेरे को धन दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। अब सेठ जी बड़े वो हो गए, अब साहब इतना बड़ा ज्ञान तो आज तक किसी ने दिया नहीं। सेठ जी के पैर पड़ गए, बोले महाराज, उन्होंने पूरी कहानी अपनी सुना दी उनको कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, मेरी फैक्ट्री थी और ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आज मेरा घर बर्बाद है। तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, हर आदमी चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में आए, हर आदमी की कामना होती है, लेकिन उसके साथ उसकी एक कामना और होती है कि लक्ष्मी का पति उसके साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भोगा नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु। और ईश्वर के यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। तो जनरेशन ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं, और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं। तो हर आदमी बगैर ऑपरेशन के लक्ष्मी चाहता है, उसको रिश्वत के लो, कुछ भी के लो, है ना। इस लक्ष्मी को हमारे यहाँ चंचला बोला गया है। ये टिकेगी नहीं, जहाँ जाएगी वहाँ बर्बाद करेगी, और जहाँ पहुँचेगी वहाँ बर्बादी फैला देगी। बोले देखो, आपके वर्कर के 20, 25, 30 रुपए रोज बढ़ने थे, आपने 200 बढ़ा दिए। अकर्म की लक्ष्मी उसके घर में गई, उसको दारू की आदत लगी, व्यसनों की आदत लगी। अब उस दारू की दुकान में जो दारू बिकी उसमें टैक्स लगा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? सरकार के पास। तो राजा भ्रष्ट हो गया, है ना, राजा की मति भ्रष्ट हो गई। फिर वो पैसे से तनख्वाह बांटी, कर्मचारी लोग जितने भी ऑफिसर्स थे, नीचे पर कर्मचारी थे, उनकी भी मति भ्रष्ट हुई, और उनके भी बर्बादी चालू हो गई। और देश में अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब बढ़ना चालू हो जाएगा। वो हो गया। बोले बेटा, तुम्हारी ये जिंदगी तो बिगड़ी, तुम्हारे अगले जन्म की भी 12 बज गई। अब सेठ जी घबराए, बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले बेटा, तूने जित्तों को दारू पीने की आदत लगाई है ना, तू अगले जन्म में पाड़ा, भैंसा ऐसे बन के आएगा। ये तेरे को मार मार के सूखी घास खिलाएंगे और अपने दारू के पैसे वसूल करेंगे।
तुम्हारा जो राजा है उसको एक मोटे ताजे सुअर के रूप में आना पड़ेगा, जिसको लोग तपा तपा के चर्बी निकालेंगे और गाय में घी में मिला के बेच देंगे। तुम्हारे जो नौकरशाह हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, इनको गाय बन के आना पड़ेगा, जिनको लोग खूब दुहेंगे और फिर कटने भेज देंगे। तो सेठ जी घबराए, बोले यार क्या करें। बोले आज्ञा महाराज जी मैं आऊँ आधे घंटे में। महाराज जी राजा के पास पहुंचे, सेठ जी पूरी स्टोरी सुनाई उनको। सेठ जी बिल्कुल सत्य वचन, मेरे मंत्री संतरी मेरे से तनख्वाह बंगला गाड़ी सब लेते हैं, जनता का शोषण अलग करते हैं, मेरा शोषण अलग करते हैं, है ना, और सब हो रहा है। वो कौन सज्जन है जिन्होंने बताया? बोले साहब वो तो जंगल में बैठे हुए हैं। बोले चलो। अब वो पहुंचे वहां पे, कहाँ पे? महाराज के पास। महाराज की बात। बोले साहब आप जो कुछ बता रहे हो सब कुछ हो रहा है, इसका उपाय क्या? बोले यार देखो बेटा, आप तुम्हारे को सिर्फ भगवान ही इस चक्रव्यूह से निकाल सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप, हमको लगता है साहब आप ही हमको बता सकते हो। उपाय बोले नहीं साहब, मैं तो क्या है कि इस धरा का सबसे बड़ा तपस्वी यदि कोई है तो गृहस्थ है। गृहस्थ है, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो बीवी बच्चों को संभालता है, जो समाज के है, तो वो ईश्वर उसके पीछे भागता है ना। तो ऐसे कर्मयोगी को ढूंढो जो ईश्वर उसके पीछे भाग रहा हो, या ईश्वर का उसका। बोले मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपना परिवार छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, मैं अभी खोज में लगा हुआ हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। तो राजा ने क्या करा, मुनादी पिटवा दी कि भैया जो भी मेरे को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा हम उसको हमारा सदाकार बना लेंगे। एक आदमी आया, उसने सलाह दी और वो राज सोने की चिड़िया बन गया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को साहब ये कि यही चीज़ आज हमारे भारत में हो रही है कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है। तो वो जो रास्ता उन्होंने बताया वो आप है? नहीं वो मैं नहीं हूँ। बताओ, कोई भी हो सकता है। तो फिर उसके क्या, हर आदमी अब वहां तक पहुंचना, तो आज की तारीख में राजा कौन है? जनता। जनता। तो फिर हमने किताब लिख दी कि कैसे बने मेरा भारत महान, कि हमारी जनता क्या करे कि हमारा देश वाकई से सोने की चिड़िया बन जाए। क्या बात है। तो ये कहानी हमने इसलिए सुनी दर्शकों, इस कहानी में जो है ये सारा का सारा सार है, और सरकार जो है तिवारी जी इससे मतलब सलाह वो ले सकती है, सबक ले सकती है कि भैया नहीं तो सब तो चल ही रहा है मामला, चल ही रहा। और सारे बीमारियों की जड़ जो है वो मतलब बीमारियां पैदा की जा रही है, उसका इलाज भी पैदा किया जा रहा है, और सब कुछ पैदा किया जा रहा है। बीमारी रोकने के साधन पैदा किए जा रहे हैं, बीमारी खत्म करने के संसाधन पैदा नहीं हो रहे हैं। जितने अस्पताल बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही है, ये बात है। जितने प्रवचनकार बढ़ रहे हैं उतने पाप बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चक्कर ये हो रहा है कि ये वो कलयुग का प्रताप है। तो मैंने वही कहा ना कि सिस्टम 6 बजे तक आ गए, हम लोग 5 से किनारे पे हैं, अब थम चलिए बहुत लंबा ये सत्संग हो गया, और वाकई जो आज का सत्संग ही था, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इस सत्संग से जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, छोटे छोटे उपाय जो अरुण ऋषि जी ने बताए हैं, स्वर्गीय ऋषि जी ने जो बताए हैं, नहीं अरुण ऋषि स्वर्गीय जी, स्वर्गीय पहले नहीं, जी जी अरुण ऋषि स्वर्गीय जी जो बताए वो आप अपनाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी को अगर आप देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में तो आप हमें सूचित करें, हम ज़रूर उनको लाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। थैंक यू।